हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने इससे लास्ट वीडियो में भी विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी डिस्कस की थी और अभी कल या परसों मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों ही वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। और इससे पहले भी जो मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कराया है या फिर विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कराया है, जितना भी वर्क है उन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी डिस्कस की थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं बता पाई आपको। तो चलिए फिर आज उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे और लिटरेरी वर्क के बारे में भी पढ़ेंगे आज हम उनके। चलिए, ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था उनका जन्म। 7 अप्रैल 1770, ठीक है, उनका जन्म हुआ था, कुकर माउंट में हुआ था, कैम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, उनकी मम्मी का नाम एन कुकसन था और उनकी सिस्टर। ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं, ये आपको मैंने पहले आराम से बहुत अच्छे से कराई थी। लेकिन इससे जो हम बात करें कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 1787 में उनको एडमिट कराया या कहें कि उनका एडमिशन कराया था सेंट जॉन कॉलेज में, कैम्ब्रिज में कराया था। और वहाँ तक वो कंप्लीट आप कब तक रहे थे, वो 1791 तक वहाँ पे रहे थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो उनका फर्स्ट टूर था जो कि फ्रांस में हुआ था, वो 1790 में हुआ था। और बीए की डिग्री उन्होंने कब की थी प्राप्त, वो भी उन्होंने 1791 में प्राप्त की थी। ठीक है, और सेकंड विजिट भी उन्होंने किया था फ्रांस का उसी समय। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की तभी उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, विजिट किया था सेकंड बार, जो कि फ्रांस में गए थे। और वहीं पे उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था जिनका नाम था एनेंटे वर्लेन। ठीक है, तो उनसे उन्हें प्यार हुआ था और जिसकी अगर हम बात करें उनकी मैरिड नहीं हो पाई थी। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी इस तरह की कि फ्रांस में वहाँ पर कुछ ऐसे रेसोल्यूशंस, यानी कि अगर हम बात करें कुछ ऐसे युद्ध हुआ था या छिड़ा था वहाँ पर, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे। लेकिन उनसे उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन। तो ये कैरोलिन उनकी बेटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ लोगों ने उन्हें ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर इन द वर्ल्ड भी कहकर पुकारा है। डी क्विंसी ने उनको क्या कहा है, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। और अगर हम बात करें कि लेक पोएट्स किनको कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सिदी, रॉबर्ट सिदी, इन तीनों को क्या कहा जाता है, लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इनको द ग्रैंड लेम ऑफ लेक भी कहा जाता है, इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और ये पोएट लॉरेट बने थे, कब बने थे, 1843 में बने थे। ठीक है, और कब तक रहे थे, 1850, यानी कि उनकी डेथ टाइम तक वो वहाँ पर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको नहीं बता पाई थी, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो उनका लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था, ये तो हमें पता ही है कब हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, वो ये थी कि अगर हम बात करें 1803 में फर्स्ट टूर उन्होंने स्कॉटलैंड का किया था। और उसके उस समय जो वो मिले थे, किनसे मिले थे, सर वॉल्टर स्कॉट से वो मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी। और अगर हम बात करें 1808 वो शिफ्ट हुए थे, कहाँ से, डव कॉटेज से एलिन बैंक ग्रासमेयर में वो शिफ्ट हो गए थे। यानी कि पहले वो कहाँ रहते थे, डव कॉटेज में रहते थे। और 1808 में वो जाकर कहाँ शिफ्ट हो गए, कहाँ यानी कि कहाँ गए, कहाँ पे रहने के लिए गए, वो एलिन बैंक ग्रासमेयर में रहने लगे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि वो यहाँ पर 1813 यानी कि 1813 शिफ्ट हुए थे, कहाँ पे, रेडाल माउंट।
ठीक है, रेनाल्ड माउंट जो कि वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, वो स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वहाँ पे क्या हुए, अपॉइंट हुए थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं बता पाई थी उस वक्त। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेकंड जो उनका टूर हुआ था एक स्कॉटलैंड का, वो कब हुआ था, वो 1814 में हुआ था। 1814 में उनका सेकंड टूर हुआ स्कॉटलैंड का, और उसी समय उनकी जो उनकी पोयम थी वो पब्लिश हुई थी। कौन सी थी आपकी, द एक्सक्यूरेशन। ठीक है, द एक्सक्यूरेशन उनकी बुक, उनकी कहें कि उनकी पोयम थी जो कि वहाँ पे क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इसके साथ साथ उनकी 2 पोयम और जो कि पोयम्स 2 वॉल्यूम के नाम से वहाँ पे अगर हम बात करें, उनके 2 वॉल्यूम आए थे, जो कि फर्स्ट एडिशन यहाँ पे कहा जाता है, जो कि पब्लिश हुआ था आपका कब, 1815 में हुआ था। और अगर 1819 की बात करें तो पीटर बेल नाम की पोयम थी जो उनकी, जो कि लिखी गई थी कब, 1798 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश कब हुई थी, 1819 में हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। और अगर हम बात करें कि 523 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, 523 सोनेट्स वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब उनका फर्स्ट टूर हुआ जो कि आयरलैंड में हुआ। उन्होंने टूर बहुत किए हैं, तो ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है कौन से सन में कहाँ का उन्होंने टूर किया है। तो ये फर्स्ट टूर आयरलैंड में उन्होंने किया था, जो कि कब किया था, 1829 में उन्होंने ये टूर किया था। इसके साथ साथ 1838 की अगर हम बात करें, द सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, उनके जो सोनेट्स थे, ठीक है, वो पब्लिश हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, 1838 में हुए थे। कलेक्शन, उनके सभी कलेक्शन को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और 1850 में उनकी जो पोयम थी, एक अगर हम बात करें, बुक पब्लिश हुई थी उनकी, जो कि द प्रील्यूड्स थी। और ये अगर हम बात करें, ये उनकी मरने के उपरांत हुई थी, जो कि उन्होंने नहीं कराई थी, उनकी वाइफ ने कराई थी। मैरी हचिंसन जो उनकी वाइफ है, उन्होंने कराई थी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम पोएट लॉरेट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी बार बार, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, जो कि इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज के हैं। ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, तो ये मैं बता देती हूँ। देयर आर 2 जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स को या कहीं रोमांटिक एज को 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया गया था, 2 जनरेशन में कन्वर्ट किया था। जो कि फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें कि पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ कौन सी जनरेशन के पोएट रहे हैं रोमांटिक एज की, तो वो कहें कि फर्स्ट जनरेशन के थे, जिसमें कि विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट सिदी, ये सब कौन थे, ये कौन सी जनरेशन के थे, ये फर्स्ट जनरेशन के थे रोमांटिक एज के अकॉर्डिंग। और अगर सेकंड जनरेशन की बात करें हम, तो सेकंड जनरेशन में इंक्लूड होते हैं आपकी पी.बी. शेली, जॉन किट्स एंड बायरन। ठीक है, बायरन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो मैं पहले नहीं बता पाई थी। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी वो सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें छूट भी गई थी तो मैं अब कंफर्म हो गया होगा, और मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा है बताकर कि हाँ वो चीज़ें आपको गलत नहीं बताई गई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि अब हम बात करते हैं लिरिकल बैलेड्स जो कि थे इनके, उनकी लिस्ट पूरी की पूरी, यानी कि कितनी थे, वो आपकी 23 पोएम थी। तो 23 की 23 हमने जो कि मैंने पूरी लिस्ट लिखी है यहाँ पे, और सभी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। पहले अगर हम बात करें द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर की बात करें, जो कि कोलरिज ने लिखी है, ये हमें ध्यान रखना है। किसने लिखी है, एस.टी. कोलरिज ने लिखी है, जो कि एक पूरा लिस्ट है आपका, जो कि 23 पोएम थी। 19 पोएम आपके वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 पोएम उनकी एस.टी. कोलरिज की थी। ठीक है, तो उनमें से ये पहली पोएम है जो कि आपकी क्या थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर है। और वो क्या थी कि एक अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक अगर हम बात करें बूढ़े नाविक की बात की गई है, प्राचीन या कहें प्राचीन नाविक के बारे में बात की गई है, जो कि क्या कर रहे हैं, 3 व्यक्तियों को उन्हें पार करने के लिए मतलब अपनी नाव में बिठाता है, लेकिन उनमें से एक को रोक लेता है, जिसमें कि वो उसको क्या करता है, अपनी कहानी बताने का प्रयास करता है, अपनी कहानी को सुनाता है वहाँ पर। तो इस बेस पर ये लिखी गई है, लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट एक एक पोएम को भी पढ़ते हुए चलेंगे, तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना है कि इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति नाविक होता है, जो कि 3 व्यक्तियों को क्या करा रहा है, पार करा रहा है, जो कि शादी में जा रहे हैं। उनमें से एक को वो रोक लेता है और वो अपनी कहानी बताने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें द फोस्टर
मदर्स टेल, ये भी आपके एस.टी. कोलरिज ने ही लिखी है। और ये क्या है, एक धाय माँ की कहानी है जिसको एक पोयम या कहीं कविता के रूप में ढालकर बताया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इव ट्री विच स्टैंड नियर द लेग्स ऑफ एस्थेवेट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कि आपका एस्थेवेट की झीलों यानी कि झीलों के पास खड़े हुए जो कि ये व्यू आपका जो पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं, पत्तियों की कतारें, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उनकी जो मतलब कतारें यानी कि कहीं उसकी खूबसूरती के बारे में वर्णन किया गया है, तो उस बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया है पोइट ने, ऑथर ने। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और है जो कि ये किसकी थी आपकी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। और अगर हम बात करें कि द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशनल पोयम, ये एक कन्वर्सेशनल पोयम है जो कि नाइटिंगेल की है, यानी कि एक बुलबुल की के ऊपर लिखा गया है कि उसका अगर हम बात करें उसके संवाद के बारे में, ठीक है, कि वो किससे संवाद कर रही है, तो वही एक नाइटिंगेल एक पोयम के रूप में ढालकर एस.टी. कोलरिज ने लिखा है उनके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें द फीमेल वर्गरेंट की बात करें तो एक कहें कि आवारा मतलब इस तरह से कुछ कहानी है कि आवारा महिला किसके बारे में लिखा गया है। आई होप ये चीज़ें अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से कंफर्म करेंगे कि क्या है, किस तरह की मतलब स्टोरी है या कहीं पोयम है। इसके साथ साथ गुड ब्लैक एंड हैरी गिल, ये भी आपकी पोयम है जो कि आपकी लिरिकल बैलेड्स में आती हैं। अगर हम आगे बात करें लाइन्स रिटन एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंड बाई माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू हुम दे आर एड्रेस। यहाँ पर एक मतलब इस तरह की कहानी बताई गई है कि क्या होता है कि अगर यहाँ पे बताएं हम कि क्या है यहाँ पर कि एक कुछ जो लिखा गया, कुछ जो पत्र लिखे गए हैं वो यानी कि उस पत्र को एक छोटे बेटे के माध्यम से उस व्यक्ति तक भिजवाना कि जिस व्यक्ति के लिए वो लिखे गए, यानी कि कुछ इस तरह से जिक्र किया गया है इस पोयम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि सिमोन ली द ओल्ड हेंसमैन। अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति है जो कि सिमोन ली है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि क्या है इस तरह से एक कहानी के रूप में उस पर क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है, जो कि व्यथा है मतलब उस ओल्ड उसकी बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनेक्डोट फॉर फादर्स, ये भी आपकी क्या है लिरिकल बैलेड्स की एक पोयम है। इसके साथ साथ वी आर 7 लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग द थॉर्न काटे, या कहें द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, ये भी आपकी क्या है आपकी लिरिकल बैलेड्स के अकॉर्डिंग है। और ये अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है द डंगल की बात करें हम तो जो कि किसके थ्रू लिखी गई है, यहाँ पर कॉलेज के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो हम बात करें ये क्या है, एक कारागार के बारे में बात की गई है, ठीक है, कारागार यानी कि एक बंदी गृह है जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है इस पोयम के माध्यम से। द मैड मदर द इडियट बॉय लाइन रिटन नियर रिचमोंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग सॉरी। तो ये आपकी क्या है, ये भी लिरिकल बैलेड्स के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपोज टू लेसन एंड रिप्लाई, यहाँ पर ये भी लिखी गई है यानी कि व्याख्या और उत्तर, ठीक है, व्याख्या और उत्तर, ये भी एक पोयम के माध्यम से डिस्कस किया गया है, बताया गया है। द टेबल टर्न्स एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि अगर शाम के समय का वक्त है उसके ऊपर ही सब्जेक्ट किया गया है, या कहें कि उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, कि जो शाम का समय होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ठीक, तो वो यहाँ पर इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड मैन ट्रेवलिंग, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है इस तरह से दिया गया है कि यानी कि उस व्यक्ति की कहानी जो कि यात्रा कर रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है उसके बारे में लिखा गया है।
द कंप्लेंट ऑफ ए फोरसेकन इंडियन वोमेन, यानी कि इंडियन वोमेन की जो शिकायत है उसका पत्र या कहें शिकायत के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बारे में बताया गया है कि एक त्यागी हुई भारतीय महिला की शिकायत करता, ठीक है, जो शिकायत करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द कन्विक्ट की अगर हम बात करें, द कन्विक्ट बताई गई यानी कि किसी चीज को दोषी जो दोषी है उसके बारे में बताया गया है। लाइन्स रिटन अ फ्यू मील्स अबाउ, ठीक है, यहाँ पर टिंटन एबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। इसके बारे में क्या लिखा गया है कि यानी कि कुछ मील के ऊपर, यानी कि कहीं कुछ दूरी के ऊपर जो कि टिंटन एबी से हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ये थे हमारे आपकी 23 जो पोएम है आपकी, जो कि लिरिकल बैलेड्स में आती हैं, और 4 पोएम्स जो कि एस.टी. कॉलेज के द्वारा इसमें लिखी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, तो वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी 19 पोएम का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम जो इनके वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा आप देखना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वर्क के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ के, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।